हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT बीकॉम क्लासेस में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट है उसके यूनिट थर्ड से रिलेटेड कुछ MCQ के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक और बात, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर लिसनर्स देख सकते हैं, इसमें यूनिट थर्ड की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो यूनिट थर्ड है उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पर। तो आई होप आप सभी को ये जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। तो लिसनर्स, जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एन आइसोक्वेंट इज डैश टू एन आइसोकॉस्ट लाइन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका मतलब होता है, यानी कि आइसोक्वेंट है डैश संतुलन बिंदु पर एक आइसोकॉस्ट लाइन के लिए। तो इसमें से क्या होगा? ऑप्शन में ऑप्शन है आप लोगों के, जैसे कि कॉन्वेक्स, दूसरा है कनकेव, तीसरा है टेंजेंट और चौथा है परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ऑप्शन सी यानी कि टेंजेंट इसका आंसर है। यानी आइसोक्वेंट इज टेंजेंट टू एन आइसोकॉस्ट लाइन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आइसोक्वेंट का मतलब समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है आइसो और क्वेंटस, जिसमें आइसो का ISO जो ये है, इसमें इसका मतलब होता है इक्वल और क्वांटस का मीनिंग होता है क्वांटिटी यानी कि मात्रा। इसलिए इसको हम आइसोक्वेंट कर्व को हम क्या कह देते हैं? इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं लिसनर्स। आई होप आपको इस क्वेश्चन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एज अ सिलेबस जितना भी आपके था उसके अनुसार मैंने इसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं। जो भी क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है डैश एनालिसिस फोकसेस टू शो द लिंक बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि डैश विश्लेषण यानी एनालिसिस विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के, यानी कि बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के इनपुट और आउटपुट जो फैक्टर्स है उनके बीच के संबंध दिखाने पर केंद्रित है। सो कौन सा जो इसमें से ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन A B C D। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आंसर इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन A यानी प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन एनालिसिस फोकस करता है किस चीज़ पर? कि टू शो द लिंक बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इमोबाइल एंड फिक्स्ड। यानी कौन सा ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि उत्पादन का कौन सा कारक स्थिर होता है यानी फिक्स्ड होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इसमें बताना है कि कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होता है। तो जैसा कि लिसनर्स, ये इसका आंसर कोई भी दे सकता है, जैसे कि लेबर देखिए फिक्स नहीं हो सकता, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लेकिन लैंड जो होती है हमारी फिक्स होती है। अब लैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि लैंड क्या है, हम लैंड का यूज़ क्यों करते हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ये एक प्राइमरी और नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और जो लैंड लैंड के लिए हम पेमेंट करते हैं तो ये इसको रेंट कहते हैं। और जो लैंड होता है स्टूडेंट्स, वो एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है हमारे लिए। इसमें हमको कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं देना पड़ता है, यानी कि इसका कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता है। ये इमोबाइल होता है और फिक्स्ड होता है और लिमिटेड इन सप्लाई होता है। तो ये थे कुछ लैंड के बारे में इंफॉर्मेशंस। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म रिटर्न टू स्केल refers to the changes in output as all factors change by the same proportion. This definition is given by, यानी कि इसमें बताया गया है कि रिटर्न टू स्केल, जो रिटर्न टू स्केल शब्द है, यानी कि रिटर्न टू स्केल शब्द
ये जो शब्द है ये आउटपुट में परिवर्तन को संदर्भित करता है लिसनर्स, क्योंकि सभी कारक उसी अनुपात से बदलते हैं। तो ये जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है? तो सबसे पहला ऑप्शन है रॉजर मिलर। उसके बाद नेक्स्ट आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पर BCD, यानी कि 4 ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देख लेते हैं लिसनर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रोडक्शन फंक्शन शोज, यानी प्रोडक्शन फंक्शन क्या चीज़ शो करता है? पहला है टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड कॉस्ट, यानी कि इनपुट और कॉस्ट के बीच में रिलेशन बताता है। या फिर टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, और इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन बताता है। या फिर इनपुट और प्राइस के बीच में, या फिर इकोनॉमिक रिलेशन बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसका है क्वेश्चन नंबर 6 है आइसोक्वेंट्स आर इक्वल टू, यानी आइसोक्वेंट्स किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट लाइंस, टोटल यूटिलिटी लाइंस, कॉस्ट लाइंस, रेवेन्यू लाइंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि प्रोडक्ट लाइंस के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसमें है प्रोडक्शन इन एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू दी सेटिस्फैक्शन ऑफ अदर पीपल वांट्स थ्रू एक्सचेंज, यानी कि प्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके वांट को सेटिस्फाई करते हैं एक्सचेंज के द्वारा, यानी कि अन्य लोगों की संतुष्टि के लिए निर्देशित किसी भी गतिविधि में उत्पादन का आदान प्रदान करना चाहता है। ये जो परिभाषा है मतलब प्रोडक्शन की, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, प्रोडक्शन होगा ऊपर में। सो लिसनर्स, ये डेफिनेशन, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो जैसा कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शंस ABCD, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी JR हिक्स के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द नेचर ऑफ लैंड, यानी कि इसमें से कौन सा नेचर ऑफ लैंड नहीं होगा? यानी पहला, ये नेचर के द्वारा हमको फ्री गिफ्ट नहीं होता, यानी फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर नहीं होता है। या फिर पैसिव फैक्टर है ये, इमोबिलिटी, या लास्ट आंसर है रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो इसमें उसे पूछा है कि कौन सा नहीं है, यानी कि नॉट देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन लैंड से रिलेटेड कराया तो उसमें मैंने आपको लैंड से रिलेटेड काफ़ी जानकारी दी है ना। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो डैश आर दोज गुड्स द यूसेज ऑफ विच इज़ डिपेंडेड ऑन ईच अदर, यानी कौन सा ऐसा गुड है जिसका यूसेज डिपेंड होता है एक दूसरे पे? कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, गिवन गुड्स, इन्फीरियर गुड्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं इसका आंसर जैसे कि ऑप्शन ए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, यानी कि शुगर एंड जागरी आर, यानी कि ये दोनों क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, गिवन गुड्स है, या फिर इन्फीरियर गुड्स है? तो लिसनर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इफ़ अदर थिंग्स रिमेन सेम द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेज विद अ फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस विद अ राइज इन प्राइस। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, यानी कि यदि अन्य चीज़ें समान रहती हैं तो कीमत में गिरावट और कीमत में वृद्धि के साथ छवियों की मांग में मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि और सब चीज़ें सेम हैं और जो अमाउंट है वो यानी कि इसमें जो दिया है कि द अमाउंट डिमांडेड रिमेन्स द सेम, द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेज विद अ फॉल इन प्राइस, यानी कि अगर डिमांड इंक्रीज़ कर रही है, प्राइस गिर रही है, जैसे ही प्राइस गिर रही है वैसे डिमांड इंक्रीज़ कर रही है, और जैसे ही प्राइस राइज कर रही है ये डिमांड कम हो रही है। तो ये जो डेफिनेशन है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इस क्वेश्चन में लिया हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर अदर थिंग्स सेम रहता है, रिमेन सेम, तो जो डिमांड है अगर इंक्रीज़ करता है फॉल इन प्राइस के साथ, यानी कि प्राइस कम हो, डिमांड अगर ज़्यादा हो रही है तो प्राइस कम हो रही है, और डिमांड अगर कम हो रही है तो प्राइस ज़्यादा हो रही है। तो ये डेफिनेशन इनके द्वारा दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेज विथ अ राइज इन इट्स प्राइस ऑफ देन इट इज़ कॉल्ड। यानी कि अगर किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ कर रही है प्राइस के बढ़ने से, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलेंगे, या डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं लिसनर्स आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज विद अ फॉल इन इट्स प्राइस देन इट इज़ कॉल्ड। यानी कि जब भी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज करेगी उसके प्राइस के गिरने से, यानी कि फॉल इन इट्स प्राइस, तब अगर प्राइस गिर रही है और डिमांड बढ़ रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? यानी किसी भी कमोडिटी की डिमांड अगर इंक्रीज़ कर रही है प्राइस के गिरने से, तो हम इसको क्या कहेंगे? तो इसका ऑप्शन जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए है इंक्रीज इन डिमांड, बी है एक्सपेंशन, या पे एक्सटेंशन होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, सी है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एंड डी है डिक्रीज इन डिमांड। तो इसको लिसनर्स ये मिसप्रिंट हो गया एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, यानी दिस प्रोडक्शन फंक्शंस डील्स विथ टू वेरिएबल इनपुट्स इज नोन एज। ये प्रोडक्शन फंक्शन डील करता है दो वेरिएबल इनपुट से, उसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एनालिसिस, या फिर रिटर्न टू स्केल एनालिसिस, आइसोक्वांट एनालिसिस, प्रोडक्शन एनालिसिस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो ये यूँ कह सकते हैं कि ये आज का लास्ट क्वेश्चन है लिसनर्स। सो एनालिसिस अंडर विच द क्वांटिटीज ऑफ ऑल फैक्टर्स आर सब्जेक्ट टू चेंज इज नोन एज। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसका कौन सा आंसर सही है? यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एनालिसिस, रिटर्न टू स्केल एनालिसिस। तो इसका आंसर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसको हम रिटर्न टू स्केल एनालिसिस कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि लिसनर्स ये क्वेश्चन नंबर 15 यानी लास्ट क्वेश्चन है। सो ये मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैंने इसमें कुल शेयर किए हुए थे। तो आई होप आप सभी को ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो सभी आपको हेल्पफुल हो आपके एग्ज़ाम्स में। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, या फिर आपको ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ी सी मदद की हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।